all of you grade 8 students. Okay, now we are going to deal with unit number 8 poem on the grasshopper and cricket. Of course, this is from your literature reader textbook. Okay, it's unit number 8 and the composer or the poet who has composed this poem is Mr. John Keats. Okay, who's the poet of this poem? John Keats. Okay, on the grasshopper and cricket. अच्छा, you might be thinking now, ऐसी poem तो हमने पहले भी इस साल पढ़ी है. The name of the poem is The Ant and the Cricket, isn't it? Okay. So basically there is a difference between the ant and the cricket and on the grasshopper and cricket. दोनों अलग अलग है. कैसे? Before you read section पढ़ते हैं तब समझ में आएगा. Okay, all of you please keep your finger on the line before you read section. Unlike the ant and the cricket on page number 21 of your textbook, which tells a story, this is a nature poem. Okay, ant and the cricket वो एक fable है. Fable means a kind of a story in which animals they play character and they teach us a moral lesson. But this poem on the grasshopper and cricket, it is not a fable. But we can say grasshopper and cricket, both these insects in this poem, they appear as a symbol. ये एक symbol के तौर पे यहाँ पे use किया गया है इन दोनों को. So it's not a story. Okay. In it, the grasshopper and cricket do not appear as a character in a story. Rather, they act as a symbols, each suggesting something else. Read the poem and notice how the poetry of earth keeps on through summer and winter in a never-ending song. Basically, who sings the song? अच्छा, तो ये दोनों ही ग्रासहॉपर एंड क्रिकेट दे आर रिलेटेड टू द नेचर, वो नेचर से रिलेटेड है. सो ये दोनों एक सिंबल प्ले कर रहे हैं. ये वो सिंबल कौन सा है ये हमें जानना है. हियर दे हैव गिवन अस द आइडिया दैट द पोएट्री ऑफ अर्थ, यानी अर्थ की कौन सी पोएम है और ये बेसिकली ये पोएम गाता कौन है. Obviously, the singers of this poem or the poetry of the earth are singers, I should say singers are grasshopper and cricket. ये दोनों ही insects जब बोलते हैं या फिर अपनी आवाज़ें निकालते हैं तो it's kind of a song, they sing a song. grasshopper भी अपनी आवाज़ अलग तरीके से निकालता है, cricket भी अपनी आवाज़ अलग तरीके से निकालता है. cricket दोनों में फ़र्क क्या है? both are insects. Grasshopper usually they are visible in summer seasons and cricket these insects are visible in winter season. तो अब समझ में आया. grasshopper is the symbol of summer season and cricket is the symbol of winter season. अब समझ में आया आप लोगों को कि ये दोनों सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसका रिप्रेजेंट करते हैं. एंड बोथ आर द सिंगर्स एंड दे सिंग द पोएट्री ऑफ द अर्थ. ओके, तो क्या होता है, कैसे दोनों काम करते हैं. In the summer season what happens, both the not both, we won't see any cricket in summer season. grasshopper जो होता है वो summer season में दिखाई देता है और वो अपनी ही अलग मधुर आवाज़ में आवाज़ें निकलता रहता है. हैं, पोएट को ऐसा लगता है लेकिन वो मधुर आवाज़ नहीं होती. इट्स वेरी इरिटेटिंग. यूजुअली वी गेट डिस्टर्ब, राइट. ओके, तो होता क्या है समर सीज़न में जब दूसरे बर्ड्स जो हैं यूजुअली वो बिकॉज ऑफ द स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन और द स्कॉचिंग सन वो क्या करते हैं, दे सेटल डाउन अंडर अ ट्री और इन द कूल ट्री ब्रांचेस वो बैठ के खुद को काम करते हैं. हाँ, ओके. बट व्हाट दिस ग्रासहॉपर डज, जब चिड़िया चहचहाना बंद कर देती है समर सीज़न में तो यही बंदा बाहर निकल के नेचर को फुल ऑफ मेलोडी से भर देता है, अपनी आवाज़ से भर देता है. ओके, जब ये थक जाता है तो किसी ग्रास के अंडर सो जाता है. फिर बारी आती है विंटर सीज़न की. तो विंटर सीज़न में क्या होता है, जैसे समर सीज़न में फुल ऑफ हीट एंड हर तरफ गर्मी सब होता है, हॉट सन इज़ देयर. ओके, विंटर सीज़न में एक्सट्रीमली अपोजिट सिचुएशन इज़ देयर. वी फील सो फ्रॉस्टी, चिल्ड बिकॉज ऑफ द कोल्ड सीजन ऑफ विंटर. अगेन द नेचर बिकम्स साइलेंट. फिर यहाँ पे एनवायरनमेंट और निसर्ग जो है वो शांत हो जाता है. ठंडी की वजह से जम जाते हैं पंछी, बोलते नहीं हैं ज़्यादा. तब कौन गाना गाता है अर्थ का?
ऑब्वियसली क्रिकेट इज़ देयर. रात को आपको क्रिकेट की आवाज़ सुनाई देगी, वो अजीब सी आवाज़, वो श्रिलिंग साउंड वो निकालता है, एज इफ द इट इंडिकेट्स दैट नेचर इज स्टिल अलाइव. नेचर मरा नहीं है, अभी भी जिंदा है, गाना गा रहा है. Okay, so in hot summer season, grasshopper symbolizes summer season, and it sings the song, and its song is continued in the winter season by the cricket. Okay, by singing the poetry of the earth in a shrilled voice. Okay, अब पूरी पोएम मैंने पहले ही आपको समझा दिए. Now it's time to recite the poem. Okay, on the grasshopper and cricket, composed by John Keats. The poetry of earth is never dead. When all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees, a voice will run from hedge to hedge about the new mown mead. That is the grasshopper's. He takes the lead in summer luxury he has never done. With his delights, for when tired out with fun, he rests at ease beneath some pleasant weed. The poetry of earth is keezing never. On a lone winter evening when the frost has wrought a silence, from the stone there shrills the cricket's songs in warmth increasing ever, and seems to one in drowsiness half lost, the grasshoppers among some grassy hills. Understood? Now the difficult words which are given in the glossary are wrought. Wrought means brought about, lana, to wrought, to bring, sorry, not brought. Shrill means comes through loud and clear. मैंने पहले ही बताया कि ये दोनों कीड़े जो आवाज़ निकालते they are very loud and clear. Okay. Another word is mown, M-O-W, on. Mown means M-O-W-N, mown means a grass which is cut down. एक कटी हुई घास जो होती है उसको मॉन बोलते हैं. मेड इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मेडो. मेडो मीन्स एनी फील्ड ऑन विच ग्रास इज ग्रोन. पूरी प्लेन ज़मीन जो होती है जिस पे घास उगाती है उसको मेडो बोलते हैं. ओके. एंड हेज टू हेज. हेज मीन्स फेंस और बाउंड्री. एक हद जो होती है, लिमिट जो होती है, एक हद से लेके दूसरे हद तक, फ्रॉम हेज टू हेज. ओके. कीजिंग, CEASING. कीजिंग मीन्स कमिंग टू एन एंड. जो चीज़ ख़त्म होने को आई है हम उसको बोलते हैं कीजिंग. ओके. सो once again I will recite the poem. Please try to understand it. The poetry of earth is never dead. When all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees, a voice will run from hedge to hedge about the new mown mead. ओके, दैट इज़ दी ग्रास हॉपर्स. जब पूरा समर सीजन में सब तरफ हीट फैलती है, गर्मी होती है, तब बर्ड्स जो चहचहाते हैं वो भी शांत हो जाते हैं. एंड दे ट्राई टू हाइड देमसेल्फ इन द कूलिंग ट्रीज. बट वन वॉइस यू विल रन फ्रॉम हेज टू हेज. बट एक आवाज़ जो है जो एक हद से लेकर दूसरे हद तक पहुंचती है, किसकी आवाज़ होती है वो? ग्रास हॉपर की. ही टेक्स द लीड इन द समर लग्जरी ही हैज़ नेवर डन with his delights, for when tired out with fun, he rest at ease beneath some pleasant weed. पूरे समर सीजन में ये बंदा गाना गाता रहता है, फन करता रहता है. ओके. और जब उसको एहसास होता है दैट ही इज़ टायर्ड, ही टेक्स अ रेस्ट इन द प्लेजेंट वीड. वीड मीन्स घास जो होती है ना, अनवांटेड घास जो होती है, उसके नीचे ये बंदा सो जाता है. ओके. देन द पोएट्री ऑफ अर्थ इज कीजिंग नेवर. कीजिंग नेवर मीन्स it is not going to stop. It is never keezing, never stopping, never ending. तो पोइट्री ऑफ अर्थ हमेशा कंटिन्यू होती है. हर कोई ना कोई इसको गाता रहता है. समर में हाँ ग्रास हॉपर, विंटर में ये क्रिकेट है ना. ऑन अ लोन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट हैज़ रॉट अ साइलेंस. जब समर विंटर की इवनिंग्स आती है वो अपने साथ फ्रॉस्टी साइलेंस लाती हैं. ओके. फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स द क्रिकेट सॉन्ग. लेकिन एक आवाज़ निकलती है पत्थरों के बीच में से, वो आवाज़ होती है क्रिकेट की. and that voice is very shrilling, it is very loud and clear, in warmth increasing ever, and seems to one in drowsiness half lost, the grasshoppers among some grassy hills. एक तरफ विंटर में ये बंदा गाता रहता है और कहीं ग्रासी हिल्स में आपको ग्रास हॉपर की आवाज़ सुनाई देगी, है ना. तो एक तरफ विंटर्स में पत्थरों के बीच से दिस इंसेक्ट
this insect is singing a shrilling kind of a song, okay. And in summer season you will find grasshopper in the grassy hills singing the poetry of the earth, okay. So both of these insects have kept the poetry of the earth alive, उसको हमेशा alive रखा है, उसको मरने नहीं दिया है, right. So both these insects are the symbols of summer and winter season. I hope you have understood the poem, okay. Please recite it once again on your own and try to find out the meaning the way you understand it, okay. It's your perspective, आप खुद समझ लो, आपने खुद ने देखा है इन इंसेक्ट्स को, तो आप अपने नज़रिए से देखो, ऑब्जर्व करो, समझो, then you will find the poem very meaningful and you'll be able to write the answers on your own also, okay. So please recite the poem once more and till then, bye.